हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू सनॉप्सिस साइंस। दिस इज हिमानी और हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का, दैट इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एलिप्सॉइड। तो ये हमारा सिलेबस है यूपीएससी आईएएस एंड आईएफएस का। इजीली आप यहाँ पर देख सकते हो कि चैप्टर 3 हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एलिप्सॉइड, और उसका रिलेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट इलास्टिक, प्लास्टिक और विस्कस मटेरियल्स के लिए। ओके, Now before going to that I want to show the portal of the geology optional in our website। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सब्जेक्ट में जाके क्लिक फॉर मोर डिटेल्स करोगे जियोलॉजी क्लासरूम में, देन यू विल फाइंड दिस। सो यहाँ पर बेसिक कोर्सेज के जितने भी यूट्यूब में है, और माय नेक्स्ट वीडियो इज एक्चुअली ऑफ द लेवल 1 वीडियो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर एक्सेसिंग द लेवल 2 और लेवल 3 वीडियोस और जितने भी कंटेंट्स है जियोलॉजी में, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ना। उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वी विल ऑल्सो इन एडवांस लेक्चर्स डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ऑल राइट, सो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एलिप्सॉइड की। हालांकि मैं पूरा बार बार नहीं पढ़ रही हूँ ये, क्योंकि पूरा जो आपका ये टॉपिक है, बिकॉज इट्स टू लॉन्ग एंड यू कैन इजीली आप समझ सकते हो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एलिप्सॉइड से भी सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग स्ट्रेस के बारे में। तो देखो, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑलराइट, तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है आपकी सॉलिड, ठीक है, उसमें अगर कोई भी एक पर्टिकुलर उसका एरिया लिया गया है, उसमें अगर हम लोग किस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रेस का फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस स्पेसिफिक प्लेन में लगता है। अगर ये आपकी बॉडी है तो उसका भी एक पर्टिकुलर प्लेन होगा, उसमें आप लगा रहे हो। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर हम उसका अदर क्वांटिटीज देखना चाहे, उसके अदर फीचर्स देखना चाहे, तो बेसिकली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके अलावा किस तरीके से हम लोग स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं, इट इज मेजर इन द मेगा पास्कल्स। हालांकि काफी जो इंजीनियर जियोलॉजिस्ट होते हैं, रॉक्स की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए उसमें कितना स्ट्रेस लगा हुआ है, वो इस तरीके से यूनिट में मेजर करते हैं। यू नो दैट कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। ओके, नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन के एलिप्सॉइड के क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, और किस तरीके से पूछे गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, यहाँ पर कंपाइलेशन है कि ब्रीफ नोट पूछा गया है, कहीं ना कहीं वहाँ कहीं ना कहीं आपका ड्रॉ करने के लिए पूछा गया है एलिप्सॉइड का। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी है आपका एक्सप्लेनेशन बेसिकली 150 वर्ड्स में पूछा गया। अगर आपको क्लियर इसकी नॉलेज होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू कैन इजीली एक्सेस टू एंड यू कैन राइट इन अ प्रॉपर वे। सो अब बात करते हैं हम लोग की स्ट्रेस की, कि अगर वो प्लेन पे लगता है स्ट्रेस, तो वो किस तरीके से ओरिएंटेशन अपना मूव करता है। क्योंकि हाँ, हालांकि अगर वो प्लेन है, अगर उसमें फोर्स लग रहा है, क्योंकि प्लेन को हम लोग एक एरिया मान रहे हैं, तो स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन विद दैट रिस्पेक्ट टू द प्लेन। ठीक है, क्योंकि फोर्स तो कहीं से भी लग सकता है ना उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका मतलब है कि उसका ओरिएंटेशन कोई भी प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। एक सिंगल प्लेन लिया है मैंने यहाँ पर, एंड दैट हैज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू द 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी इन नेचर, दैट इट कंसिस्ट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट एंड द शियर स्ट्रेस कंपोनेंट। नॉर्मल और शियर स्ट्रेस कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो आपका नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है, दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू योर कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल मतलब एक्सटेंशनल फोर्स लग रहा है, और उसके अलावा जो आपका कंप्रेशन लग रहा है, तो दैट इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेस की बात करी जाए तो उसमें क्या होता है कि शेयरिंग की वजह से वो अपना एक्चुअल पोजीशंस चेंज कर सकता है। ये जो एक्चुअल पोजीशन का जो पर्टिकुलर कितना उसने चेंज किया है, वो हम लोग यहाँ पर शियर स्ट्रेस में पढ़ते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली वी कैन से दैट कि these both components have a opposite traction. You can see here easily in the image in the next slide. इन दिस इमेज यू कैन सी कि स्ट्रेस जो होता है किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में वो कमांड डाल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा जो हुआ है बेसिकली उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस से मार्क करते हैं, और जो टाउ होता है उसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस में मेजर करते हैं। ठीक है, उसको इस तरीके से मार्क करते हैं अगर कोई भी फॉर्मूला निकालना होगा। नाउ जो नॉर्मल स्ट्रेस है, वी कैन सी दैट कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये जो दोनों सिग्मा जो है दैट इज फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऑलराइट, जो उसके अलावा जो आपका shear stress है, that is actually parallel to the axis of the plane। जो उसकी एक्सिस है उसके पैरेलल है, मतलब ये है तो उसके पैरेलल है। इस तरीके से मार्किंग होती है। आपने यहाँ पर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स पढ़े होंगे, जो 2 फॉल्ट्स होते हैं, और ये जो आपका दोनों ब्लॉक्स है कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स है। मैं टेक्टोनिक्स की बात कर रही हूँ, और इनकेस अगर आपने फॉल्ट पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने ये देखा होगा कि 2 प्लेट्स एक दूसरे की स्लाइड करती है, तो इस तरीके से डायरेक्शंस बने होते हैं। वो एक्चुअली में अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द शेयरिंग। सेम विद केस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो। यहाँ पर जो एक ब्लॉक है वो अपना डिस्प्लेस हो गया, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हम लोग यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस में देखते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेस इलिप्सॉइड की, क्योंकि दैट इज द टॉपिक एक्चुअली। तो इलिप्सॉइड का मतलब क्या होता है? तो इलिप्सॉइड इज बेसिकली एक इलिप्टिकल वो होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, यू कैन से द रिप्रेजेंटेशन विच इज द helpful and you can say an important tool for in the geometry and it is also helpful for the 3D जो स्ट्रेस होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में मार्क करने के लिए काम आता है इलिप्सॉइड, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस का जो क्लासिफिकेशन है, शेयरिंग स्ट्रेस है, उस तरीके से इलिप्सॉइड में हम लोग मार्क करके ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना स्ट्रेस निकला हुआ है। ऑलराइट, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज बेसिकली अ पॉइंट of that define the intersection और infinite number of planes, ठीक है। एक ही प्लेन नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल प्लेन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं, उधर इस तरीके से हम लोग इस इलिप्सॉइड को डिफाइन कर सकते हैं। और वो प्लेन्स एक ही डायरेक्शन में आप देखो नहीं फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग द डिफरेंट ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट। ऑलराइट, which in turn explain all the stresses which are acting on a particular plane। और स्ट्रेस का मैंने आपको बताया था कि वो जरूरी उसका ये नेचर नहीं होता है कि एक ही तरीके से स्ट्रेस, भाई अगर कोई भी रॉक है आप कहीं भी रख रहे हो, कहीं कंप्रेशन हो रहा है, कहीं एक्सटेंशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में ही कंप्रेशन होगा क्या? दोनों तरफ से अगर उसका स्ट्रेसिंग पावर ज्यादा होगा, फोर्स लगेगा, तभी तो कंप्रेस होगा वो। इस तरीके से वो प्लेन्स डिफरेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेस। ओके, now both the components of the stress, that is the normal or shear stress, that can be vary according to the orientation of plane। और ये नहीं हो सकता कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो शेयरिंग स्ट्रेस नहीं लग सकता है, दोनों एक साथ भी लग सकते हैं, बट उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन जो होता है हमारा, दैट इज 3D में होता है, दैट इज द स्ट्रेन इलिप्सॉइड, ठीक है। हम लोग इस पे पेपर में बनाते हैं, और जो लाइन होती है आपकी स्ट्रेस वेक्टर की, दैट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेन अप्लाइड, किस मैग्नीट्यूड से वो स्ट्रेन उस ऑब्जेक्ट में अप्लाई हुआ है, और उसका ओरिएंटेशन क्या हुआ उस स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। दोनों चीजें आपकी नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस इसमें आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एक पूरी बात देखनी चाहिए, कंक्लूडिव पार्ट देखा जाए, तो दैट इज एक्चुअली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ऑलराइट, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना लग रहा है, ठीक है। So now in this image ellipsoid में आपका 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन है, which is the sigma 1, sigma 3, sigma 2। और ये है क्या, ये हम लोग अभी फर्दर देखने वाले हैं। स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन है और किस टाइप के स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन है वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज देखना बहुत जरूरी होती है। तो स्ट्रेस इलिप्सॉइड की प्रॉपर्टी क्या है? तो बेसिकली जो इलिप्सॉइड होते हैं दैट हैज बीन डिफाइंड बाय द 3 एक्सिस मतलब कि एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड जो आपके कार्टेशियन जो एक्सिस होते हैं उसके ऊपर इसको जो कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं उसके ऊपर ये क्लासिफाइड है। नाउ जो स्ट्रेस जो इलिप्सॉइड होते हैं, तो स्ट्रेस एब्रोस का जो एक्सिस होता है वो किस तरीके से डिफाइंड होता है एक्स वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस जो होते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस जो बेसिकली आपके होते हैं दैट इज सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो अभी आपने देखा। तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 विद रिस्पेक्ट टू द, ये हमारे जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 होता है वो हमारा एक्चुअली में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होता है, ठीक है। तो किस तरीके से वो लग सकता है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। हालांकि आपने फॉल्ट पढ़ा होगा तो उसमें नॉर्मल, रिवर्स और आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आता है। ऑलराइट, नाउ जो ये 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस होते हैं वो ऑर्थोगोनल इन नेचर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल जैसे आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शंस जो है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो ये बेसिकली आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो भी ऑर्थोगोनल इन नेचर होते हैं, दैट इज विद 90 डिग्री के होते हैं, एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं, तो उसको ऑर्थोगोनल इन नेचर बोला गया। दे कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। 3 प्लेन्स जो होते हैं, नाउ जो ये प्लेन्स होते हैं आपके दैट इज ओनली इसका जो ओरिएंटेशन होता है जहां पर इसका जो ओरिएंटेशन जहां पर आपका शियर स्ट्रेस जो होता है ऑलमोस्ट 0 होता है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक दिस, ओके। और जो ये प्लेन्स होते हैं दे हैव द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन देम, दैट्स व्हाई इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द प्रिंसिपल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द दिस, ठीक है। इस प्लेन्स को हम लोग नाम देख सकते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ स्ट्रेसेस के, ठीक है। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होते हैं दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, बोथ डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड आपको देखने को इसमें मिल रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर इन अ पर्टिकुलर रॉक की जिस तरीके से स्ट्रेस काम आ रहे हैं, तो ये जो ऊपर लग रहा है दैट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस बोला जाता है सिग्मा 1 को। सिग्मा 2 जो होता है दैट इज एक्चुअली कंसिडर द इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। और जो मिनिमम स्ट्रेस है दैट इज द सिग्मा 3, ठीक है। तो 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो सिग्मा 1 होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल। ऑलराइट, सिग्मा 2 जो होता है दैट इज कंसिडर्ड इंटरमीडिएट एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया।
सिग्मा 3 जो होता है दैट इज द लीस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस आप बोल सकते हो, और यू कैन से दैट कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो टेंडेंसी होती है सिग्मा 3 में आके वो कम हो जाती है, और यहाँ पर आपका कंप्रेशन जो होता है वो मोस्टली काफी ज्यादा होता है, ठीक है। टेंसाइल अगर ज्यादा कम होगा तो कंप्रेशन ज्यादा होगा, तो समझिए सिग्मा 3 जो होता है आपका वह उसमें मोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर हम लोग देखना चाहे तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2 इज जनरली सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, तो इस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, ओके। नाउ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया। आप अगर स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, उसमें इजीली यू कैन डिमार्केट हियर विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर लोकेट भी कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रेस मैक्सिमम टेंसाइल का, कौन सा मोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, विच इज द इंटरमीडिएट स्ट्रेस, ओके। Now we are moving towards the different states of stress that has been classified into the isotropic, anisotropic and divertropic stress. तो सबसे पहले isotropic stress हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो isotropic stress को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पर सारे जो 3 प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेसेस है, स्ट्रेस एक्सिस है, दैट शुड बी फॉलोइंग द इक्वल मैग्नीट्यूड इन नेचर, ठीक है। तो जो इलेप्सॉइड हमारा बनेगा दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ स्फीयर, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सिस है जो कार्टेशियंस के, जैसे कि आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 हो गया, वो बेसिकली आपका इक्वल ही है, तो मतलब इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। So this is the image of the sphere in which the sigma 1, sigma 2, sigma 3 are all magnitude का जो है उस तरीके से है। तो यहाँ पर कहीं भी कंप्रेशन और टेंसाइल आपको नहीं दिख रहा है कि अगर सिग्मा 1 ज्यादा हो गया तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा दिखी तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, नो, इन नॉट इन दिस केस, क्योंकि आइसोट्रोपिक इन नेचर है। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर इज ऑपोजिट ऑफ दैट, कि वो स्टेट का स्टेज होता है जहां पर एटलीस्ट एक एक्सिस कोई भी तीनों में से सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में से दैट हैज द डिफरेंट मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द अदर एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इसमें जो शेप लेगा दैट इज टेक विल द शेप ऑफ द इलेप्सॉइड इन दिस वे, क्योंकि एक तो ओरिएंटेशन आपका डिफरेंट ही है विद रिस्पेक्ट टू द स्फेरॉइड, जहां पर कुछ भी डिफरेंट नहीं है मैग्नीट्यूड में, ओके। सो अगर एक्सिस ही आपकी मैग्नीट्यूड उसका क्लासिफाइड करना चाहे कि डिफरेंट है तो उसका टाइप्स क्या होगा, दैट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द यूनिएक्सियल, बायएक्सियल एंड ट्राइएक्सियल विद रेस्पेक्ट। यूनिएक्सियल मतलब कि अगर एक एक्सिस डिफर करेगी, बायएक्सियल मतलब 2 है, और 3 होगी तो ट्राइएक्सियल डिफर करेगी, ओके। विद रिस्पेक्ट टू दैट वी कैन क्लासिफाइड इट। नाउ इस इमेज में आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिग्मा 1 इज शोइंग द डिफरेंट मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द सिग्मा 3 एंड सिग्मा 2। तो अगर उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा लगी है, इट मींस कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज टेकन द फॉर्म ऑफ द एलिप्सॉइड फ्रॉम द स्फीयर, ठीक है, इन दिस वे। सो इट इज कम्स अंडर द एनाइसोट्रोपिक नेचर, ऑलराइट। अब मूविंग टूवर्ड्स द डायवर्ट्रोटिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर मेन स्ट्रेस पूरी रिमूव कर दी जाती है, जो तो टोटल स्ट्रेस बचती है उसमें जो लेफ्ट आउट पोजीशन होता है जो टोटल स्ट्रेस का, उसको हम लोग डायवर्ट्रोटिक स्ट्रेस को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। और डायवर्ट्रोटिक स्ट्रेस का जो रोल होता है वो बेसिकली सबसे ज्यादा हम लोग टेक्टोनिक स्ट्रेस से इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि जो जितनी भी टाइप की आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, ओरोजेनी से लेके, ओरोजेनी बेसिकली द माउंटेन बिल्डिंग को बोलते हैं, उसके अलावा लेकिन जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है जहां पर स्ट्रेस काफी हद तक लिखता है, जैसे फॉल्ट्स हो गए आपके, और या फिर कोलाइजन्स एक्टिविटीज हो गई दो प्लेट्स के बीच में, उस तरीके की एक्टिविटीज में ये डायवर्ट्रोटिक स्ट्रेस काफी हेल्पफुल मतलब कि काम आता है, और उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उधर। एंड इट इज द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन। एक्चुअली अब टेक्टोनिक का नाम आ गया है तो टेक्टोनिक में डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो डिफॉर्मेशन मतलब कि जितने भी आपके स्ट्रक्चर में जो भी फीचर्स आ गए, जैसे फोल्ड से फॉल्ट्स तक आ गए, लिनिएशन हो गए, सब में आपका डायवर्ट्रोटिक स्ट्रेस लगता है, ठीक है। सो ये बेसिकली इस टाइप का स्ट्रेस है जिसको हम लोग ये इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी स्ट्रेस है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 दे आर शोइंग एक्चुअली द अनइक्वल प्रिंसिपल स्ट्रेस बिहेवियर, ठीक है, वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, ऑलराइट। ना डायवर्ट्रोटिक स्ट्रेस को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम लोग सबसे पहले मीन स्ट्रेस देखेंगे, दैट इज सिग्मा माइनस यहाँ पर लिखा गया है, उसको हम लोग किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस से, ठीक है। So computing any divertrotic stress, you can follow this formula, sigma 1 minus sigma minus है, that is the mean, जो principal आपका maximum stress है, that is minus the mean, and then again the intermediate is again subtracting, जो आपका mean है वो हर किसी principal stress से ये subtract हो रहा है, ठीक है, intermediate से भी, mean से भी, and then जो आपका minimum stress है and maximum stress है, इन तीनों में से जो subtract करके जो आपका निकलेगा that is the divertrotic और hydrostatic stress, okay।
सो डायविट्रेटिक जो स्ट्रेस होता है दैट इज उसका अदर जो यूसेज होता है दैट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ बॉडी डिस्टॉर्शन, ठीक है, बॉडी में जो डिस्टॉर्शन आता है उसको भी ये कंट्रोल करने के लिए काम आता है स्ट्रेस, ओके। अब आप ये सोच रहे हो कि डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, तो कोई भी बॉडी को अगर बॉडी में कोई पुलिंग आती है या फिर कोई ट्विस्टिंग आती है उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं, तो इस तरीके से उसको भी मेजर करता है ये। नाउ स्ट्रेन इलिप्सॉइड पढ़ते हैं, जैसा हमने स्ट्रेस इलिप्सॉइड पढ़ा, अगेन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन इलिप्सॉइड भी होता है। तो स्ट्रेन होता क्या है, कोई भी रेस्पॉन्स अगर स्ट्रेस लगता है उसके बाद कोई भी रेस्पॉन्स उसको कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जब कोई फोर्स लगता है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसको रिस्पॉन्स देता है उस फोर्स को, तो उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी रॉक्स में लगती है तो वो भी रिस्पॉन्स करेगा। तो इट इज फाइनली डिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ अ रॉक की अगर फोर्स लगेगा तो वो उसको रिस्पॉन्स देगा और उस रिस्पॉन्स में अगर वो अपना शेप भी चेंज कर सकता है तो उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। इनिशियल शेप से वो फाइनल स्टेज में अगर वो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग डिफॉर्मेशन की बात करें तो रॉक जो होता है वो बेसिकली डिफॉर्मेशन में तो जनरली ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ भी स्ट्रेस लग रहा है और वो एक पर्टिकुलर, जैसे हमारा फोल्ड है फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप समझो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से स्ट्रेस हेल्पफुल है। और यू कैन से दैट कि उसका ये कैटेगराइजेशन है कि किस वो शेप और साइज चेंज करता है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा है, ठीक है, ये रॉक स्ट्राटा है आपका। अगर मैं इधर से भी फोर्स लग रहा है इधर से भी फोर्स लग रहा है कंप्रेशन का, ठीक है, तो वो कंप्रेशनल फोर्स किस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा, वो अगर सपोज करो दो कंप्रेशनल चेंज दोनों तरफ से अगर आपका कंप्रेशन फोर्स चल रहा है तो उसको वो फोल्ड कर देगा, ठीक है। तो वो जो फोल्डिंग होती है अगेन एंड अगेन डिफरेंट बेड्स की वो लेते जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन फोर्स अगर वो हालांकि बहुत टाइम तक लग रहा है, दैट इज योर सिग्मा 3 जो फोर्स है वो काफी हद तक लग रहा है, तो वो किसको चेंज कर देगा, उस हॉरिजॉन्टल बेड को फोल्ड्स में चेंज करेगा। फोल्ड्स इज अ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हम लोग अभी कमिंग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या उसमें फोर्सेस लगता है कि वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो सेम यहाँ पर क्या हुआ कि स्ट्रेस लगा तो उसने रेस्पॉन्ड किया तो वो स्ट्रेन हो गया, ठीक है, जो उसका रिस्पॉन्स था। ऑलराइट, आप बोल सकते हो कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज द इनिशियल और फाइनल ज्योमेट्री आपको इसमें देखने को मिलती है और इसके 4 मेन कंपोनेंट्स है जिस तरीके से ये एक्ट करता है। सबसे पहला तो है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, स्पिन अराउंड अ पर्टिकुलर जो आपका एक एक्सिस है उसके अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में रोटेट कर रहा है, मतलब कि हालांकि वो पूरा का पूरा सर्किल मूव कर रहा है ना, स्पिन कर रहा है, तो वो भी तो चेंज हुआ ना अपने इनिशियल से फाइनल स्टेज में, तो उसको वो भी एक कंपोनेंट है जो स्ट्रेन में आता है। डिस्टॉर्शन मैंने आपको बताया कि विच इज टेकिंग द ट्विस्टिंग एंड यू कैन से कि चेंज इन शेप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो डिस्टॉर्शन बोलते हैं। डायलेशन जो होता है वॉल्यूम चेंज होता है, उसका जो वॉल्यूम पर्टिकुलर चेंज हो जाता है इनिशियल से फाइनल स्टेज में, वो भी आपका स्ट्रेन में क्लासिफाइड है, ओके। नाउ 2 टाइप की स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, दैट इज द होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस स्ट्रेन, ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अगर, क्योंकि लेमन लैंग्वेज में आपने काफी पढ़ा होगा डिफरेंट मतलब टॉपिक्स के हिसाब से। तो सेम यार होमोजीनियस जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी है या फिर सपोज रॉक है, उसमें जितने भी पार्ट्स है उस सारे पार्ट्स ने अगर उसमें डिस्टॉर्शन हो रहा होगा या फिर डायलेशन हो रहा होगा, तो वो डिस्टॉर्शन डायलेशन जो होता है वो सेम अमाउंट से हो रहा होगा, सेम टाइप से हो रहा होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से हो रहा होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस स्ट्रेन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक लाइन लिखी हुई है कि स्ट्रेन स्पेसिफिकली रिलेट टू द चेंज ऑफ द पॉइंट्स इन द बॉडी, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हम इसमें लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमने यहाँ पर कोई बॉडी ली है उसको पॉइंट्स में, तो हर एक पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग होमोजीनियस स्ट्रेन बोलते हैं, ओके। होमोजीनियस स्ट्रेन को एक्सप्लेन करने का कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसको समझने का, तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इसमें ये बताता है कि स्ट्रेट जो पैरेलल लाइंस होती है, प्लेन्स होती है, वो हमेशा स्ट्रेट और पैरेलल ही होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरसेक्शन नहीं होना है उसमें। जितनी भी लाइंस प्रेजेंट है जो स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर रही है वो एक सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ये रॉक बॉडी है, तो उस रिस्पेक्ट टू द जितनी भी लाइंस पास कर रही है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, दैट इज गोइंग द एक्सटेंशन एंड रोटेशन, ठीक है। कोई भी जो कंपोनेंट फॉलो कर रहा है स्ट्रेस को वो आपकी एक डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। और जो सर्किल्स है वो आपका एलिप्टिकल होंगे, मतलब सर्किल जो होगा दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ द एलिप्स हियर। जो स्फीयर्स है दैट हैज बीन एनक्लोज्ड इन द अनस्ट्रेन्ड बॉडी एंड दैट बिकम एक्चुअली द एलिप्सॉइड, मतलब कि बोथ सर्किल और स्फीयर दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ योर एलिप्स हियर, ठीक है, इन होमोजीनियस स्ट्रेन। ऑलराइट, नाउ हेट्रोजीनियस जो होता है वो आपका ऑपोजिट होता है होमोजीनियस से। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, अगर डिस्टॉर्शन और डायलेशन होगा दैट
that should be like differ from one place to another in a particular body, मतलब कोई बॉडी है उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें ओरिएंटेशन जिस तरीके से हो रहा होगा वो एक दूसरे से डिफर कर सकता है, ठीक है। डिफरेंस कैसे आएगा, अगर उसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया देखें तो अगर स्ट्रेट लाइंस जो प्लेन्स फॉलो कर रही है आपकी कुछ भी रोटेशन या फिर डिस्टॉर्शन, दैट बिकम द कर्व, ठीक है। एंड पैरेलल लाइंस एंड प्लेन्स डू नॉट रिमेन पैरेलल, ठीक है। जितनी मतलब ये टोटली ऑपोजिट है आपका होमोजीनियस का। अगर होमोजीनियस समझ में आ गया तो हेट्रोजीनियस मतलब कि वो कर्व्ड लाइंस एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट कर सकती है इन हेट्रोजीनियस स्ट्रेन में, ठीक है। इधर क्या होता है, जो सर्कल्स और स्फीयर्स है दे विल नॉट टेक, दे विल बिकम द मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड दे विल बिकम द क्लोज्ड फॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्सॉइड व्हिच इज फॉर्म इन द होमोजीनियस स्ट्रेन। नाउ इन दिस इमेज यू कैन सी कि होमोजीनियस डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू आपके पॉइंट्स में कैसे लिया गया है, हेट्रोजीनियस डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट्स कैसे लिया गया है। इस इमेज को देख के सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये आपकी इनिशियल स्टेज है, ये डॉटेड लाइंस की, और ये हेट्रोजीनियस की। नाउ इट इज टर्निंग टुवर्ड्स द फाइनल स्टेज, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस लगा और उसने सडन चेंज किया अपना डिस्टॉर्शन या फिर कुछ रोटेशन की वजह से अपना डायरेक्शंस और जो आपका साइज है और आपका पोजीशन, ठीक है। नाउ स्ट्रेन्ड स्टेट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज द अनस्ट्रेन्ड स्टेज। नाउ स्ट्रेन लगने के बाद जो अनस्ट्रेन बॉडी में अगर स्ट्रेस लगने के बाद अगर जो स्ट्रेन स्टेट आया आपका, तो ये है डायरेक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितनी भी चीजें ऊपर एक्सप्लेन की आप खुद फॉर्मुलेट करो यहाँ पर कि सारे जो यहाँ पर होमोजीनियस लिया है उसमें जो लाइंस है दैट इज फॉलोइंग ओवरऑल द पैरेललिज्म फॉलो कर रही है ना। हेट्रोजीनियस में आप देखोगे कर्व्ड इन नेचर है, मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कि अगर ये आगे मूव करेंगी तो ये जरूरी नहीं है कि प्लेन हो, क्या पता है इसका जो पॉइंट है इसका जो पॉइंट है वो मीट कर जाए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि एक ही में आपका पैरेललिज्म फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट है ये दोनों। तो आप खुद ही इसको इमेज को खुद ही समराइज कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन की तो बात हमने कर दी, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन कुछ ही भी इलास्टिक, प्लास्टिक और विशियस मटेरियल किस तरीके से वो काम करता है। नाउ सबसे पहले हम लोग ये देख ले कि दो टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं, वन इज योर टेम्पररी डिफॉर्मेशन, सेकंड इज योर परमानेंट डिफॉर्मेशन। टेम्पररी डिफॉर्मेशन मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उसमें डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब कि वो ओरिजिनलिटी अपनी चेंज कर देता है, जो उसकी ओरिजिन हो, मतलब जो उसका खुद पहले का शेप होगा परमानेंटली उसका डिफॉर्मेशन के बाद उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एग्जांपल लिया गया है कि इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन दैट इज द टेम्पररी वन, बट जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है दैट कम्स अंडर योर परमानेंट डिफॉर्मेशन इन दिस वे, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इलास्टिक डिफॉर्मेशन हियर, तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ आप इजीली देख सकते हो, फिर इजीली आपको यहाँ पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन समझ में आएगा। दिस स्लोप इज एक्चुअली नॉट द लीनियर वन, इट इज कर्व्ड इन नेचर। तो कर्व्ड इसलिए बना क्योंकि इलास्टिक से आपका प्लास्टिक बिहेवियर जा रहा है तो कर्वनेस आएगी ही। तो यहाँ पर आप राइज देख रहे होगे दैट इज डिफाइंड बाय योर यंग मॉड्यूलस, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं स्टेटमेंट्स में। तो यंग मॉड्यूलस इज एक्सप्लेनिंग बाय राइज एंड रन इन नेचर विच इज एक्सप्लेनिंग द लीनियर पोर्शन, ये ग्राफ का छोटा सा पोर्शन जो लीनियरिटी शो कर रहा है। अगेन देयर इज सम डिस्टॉर्शन अकर, ये डिस्टॉर्शन दैट इज गिवन बाय द यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली द पॉइंट व्हिच इज डिस्क्राइबिंग योर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। उस इलास्टिक बिहेवियर से जब वो प्लास्टिक नेचर में चेंज करने आएगा तो उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपको दिखेगा। ना अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर दिख रही होगी इस कर्व में, दैट इज योर नेकिंग पोर्शन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दिस अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नाउ फाइनली जब वो एक लेवल तक क्रॉस कर देता है तो फ्रैक्चरिंग विल अकर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देख लो कि स्ट्रेस करते जा रहे हो, एक एंड आ जाएगा, हर चीज का एंड आता है, तो दैट इज एक्चुअली द फ्रैक्चर है। अब इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट्स में इजीली पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इलास्टिसिटी का, दैट इज गवर्न्ड बाय द लॉ विच इज द हुक्स लॉ हियर। हुक्स लॉ बताता क्या है, ये लॉ ये स्टेट करता है कि कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी में अगर स्ट्रेन प्रेजेंट है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस, ठीक है। जितना स्ट्रेस लगेगा उस बॉडी में उतना वो स्ट्रेन होगा, उतना वो डिफॉर्म हो जाएगा। बट उसका एक कंडीशन है कि दैट डिफॉर्मेशन विल अकर विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉलिड बॉडी, मतलब यहां तक उसका इलास्टिसिटी जहां तक उसका टेंडेंसी है वहां तक ही ये अप्लाई करेगा हुक्स लॉ। अब यंग्स मॉड्यूलस क्या था जो हम लोग राइज एंड सन यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है, राइज एंड रन जो अब लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो उसका मतलब यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि इट इज बेसिकली डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन, ठीक है। अब रिलेशनशिप ये भी बता रहा है
स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, तो एक पर्टिकुलर मटेरियल है उसका लीनियरिटी बताता है। ये मैंने बोला ना कि अगर ये आपका ग्राफ है उसका इतना पोर्शन ले लो तो आपको लीनियरिटी शो करेंगे, बट ओवरऑल ग्राफ को हम लीनियर नहीं बोल सकते यहाँ पर, ठीक है। तो वो लीनियरिटी इज एक्चुअली शोइंग द इलास्टिसिटी राइम या इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। दैट बॉडी इज एक्चुअली शोइंग द यूनिएक्सियल डिफॉर्मेशन, मतलब कि एक ही एक्सिस उसकी डिफॉर्म हो रही है, ठीक है। वो एक्सिस कोई भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है, सिग्मा 3, सिग्मा 2, सिग्मा 3 में से, ठीक है। नाउ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, दैट इज एक्चुअली मेजर्स द स्टिफनेस ऑफ अ सॉलिड बॉडी, ठीक है। मैकेनिकली क्यों हम उसको बॉडी को स्टिफ बोल सकते हैं, तभी बोल सकते हैं जब उस बॉडी में स्टिफनेस हो, मतलब कि वो हार्ड हो, ठीक है। उसके लिए उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम लोग स्ट्रॉन्ग या फिर सॉफ्ट बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं आपके, कंक्रीट होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है ग्रे कास्ट आयरन हो गया और डिफरेंट अदर पॉलीमर्स हो गए, दैट इज रेस्पॉन्ड इन नॉन लीनियर फैशन एंड दे ऑल शो द द लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस, ठीक है। नाउ जितने भी इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो आपको लीनियरिटी शो करते हैं, मतलब कि लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं, बट हालांकि जो आपके कंक्रीट, ग्रे कास्ट आयरन और मेरी पॉलीमर्स होते हैं वो आपके नॉन लीनियर फ्रैक्शन में रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस नॉन लीनियर जो आपके मटेरियल्स होते हैं, हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हियर, ओके। नाउ प्लास्टिक जो होता है उसमें कंप्लीट डिफॉर्मेशन आ जाता है, ये इलास्टिसिटी के जैसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, किस टाइप का डिफॉर्मेशन है, जब भी कोई फोर्स लगता है उसके बाद जब वो फोर्स जो अप्लाइड फोर्स जो रिमूव कर दिया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनलिटी को लूज कर चुका होता है, मतलब ओरिजिनल शेप में नहीं जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इलास्टिसिटी। अगर हमने देखा हो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है आपका, सबसे पहले वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में चेंज होता है। नाउ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक हद तक लगता है जहां पर लीनियरिटी शो करेगा, वहां पर अगेन इट विल यील्ड स्ट्रेंथ के बाद वो किस में चेंज कर देगा, अपने प्लास्टिसिटी में चेंज करेगा, ठीक है। प्लास्टिक नेचर मैंने आपको बता दिया कि जहां पर वो अनडन होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल शेप के, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका लेना चाहो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, तो जो आपके सॉफ्ट थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उसमें आपको लार्ज प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन दिखेगा, दैट रेंजेस एक्चुअली एग्जिस्ट इन डक्टाइल मेटल्स ऑल्सो, जैसे आपका कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड होता है, वो डक्टिलिटी शो करता है, दैट विल ऑल्सो कंसिडर दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ लगती है आपकी, मतलब सिग्मा 1 अगर ज्यादा हो गया आपका प्रिंसिपल स्ट्रेंथ, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस तरीके से वो कैटेगराइज करता है, जब वो अंडरगॉन करता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में, और स्ट्रेन हार्डनिंग और नेकिंग रीजन आपने देखा होगा ऊपर के साइड यहाँ पर ग्राफ में इजीली कि किस तरीके से दोनों प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में काम करते हैं, लाइक दिस। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है इसका, मतलब वो हार्डनिंग होती है एंड देन अगेन इट विल कम बैक टू द लास्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को हम लोग रप्चरिंग बोलते हैं, जब वो ऑलमोस्ट एक हद तक जब स्ट्रेस लगता जाएगा और वो फाइनली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसको हम लोग रप्चरिंग कहते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज अ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर जो होता है दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। जब फ्रैक्चर आ गया सारी चीजों में रैप्चरिंग हो गई तो वो वापस नहीं जाता है, क्योंकि ब्रिटल नेचर और डक्टाइल नेचर उस रॉक का या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का देखा जाता है, ओके। नाउ ब्रेकिंग अकर्स, ठीक है। अब ब्रेक अगर होगा तो जो मटेरियल होगा वो फाइनली उसका पोजीशन क्या होगा, वो कंक्लूडरी पोर्शन में आएगा, दैट इज द एंड ऑफ द इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर के, ठीक है, जहां पर डिफॉर्मेशन की रेंजेस डिसाइड होगी कि किस तरीके से वो डिफॉर्म हुआ है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट में क्या होता है कि फोर्स एक्यूमुलेट करता है जब तक वो सफिशिएंट होता है, ठीक है। सफिशिएंट अगर उसका टेंडेंसी लिमिट खत्म हो जाती है तो वो फ्रैक्चरिंग नेचर में आ जाता है, ऑलराइट। सो ऑल द मटेरियल्स इवेंचुअली फ्रैक्चर होते हैं जब सफिशिएंट फोर्स अप्लाइड होता है उधर, ठीक है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, यू कैन इजीली ड्रॉ इट, ठीक है। अगर आप कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्सप्लेन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर्स के बारे में, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इलास्टिक नेचर जो है वो लीनियरिटी शो कर रहा है, देन ये 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। प्लास्टिक नेचर जो है दैट इज एक्चुअली शोइंग दिस रीजन जिसमें वो मोल्ड करके फाइनली फ्रैक्चरिंग में आएगा, तो तीनों चीजें हमको मिल सकती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या फिर रॉक में विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर जियोलॉजी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप बताया है स्ट्रेसेस के बारे में। एक तो पहले आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, दैट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेन जो होगा आपका वो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, और दैट इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ योर डक्टाइल मेटल, ठीक है। ब्रिटल मेटल तो इजीली ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी।
सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एल्बोप्लॉइड, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको फाइनली कुछ भी आगे फर्दर डिटेल्स में जाना है, क्योंकि इट इज द बेसिक एक्चुअली द लेवल 1 वीडियो, ये तो हालांकि सबको ही आता है कि क्या होता है। इसको तो मैंने नॉर्मली एक डिस्क्रिप्टिव वे में, एक ब्रीफ वे में आपको एक्सप्लेन किया। एडवांस लेवल में जाने के लिए, बिकॉज की यूपीएससी में आपका राइटिंग स्किल्स भी देखी जाती है कि किस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखते हैं। अगर वो 200 का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में लिखने का क्वेश्चन है, या फिर 150 वर्ड्स में लिखने का क्वेश्चन है, तो आप उसको फ्रेम कैसे करते हो, स्पेशली इन केस ऑफ योर जियोलॉजी, जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं इसको, और जो नॉन जियोलॉजिस्ट है जो आपको जियोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी ये इस तरीके से आपको फ्रेम करना होगा। तो बेसिकली वो हम अपने क्वेश्चंस, राइटिंग सैंपल्स और ये सारी चीजों में देखेंगे। दैट इज योर लेवल 2 और लेवल 3 वीडियो, तो आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। So if you like my video, definitely you can just hit the like here and do comments if you have any queries, ठीक है। I will definitely solve it, and thank you so much for watching.